हे गाइस, मैं हूँ आपकी प्यारी मोमो। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं नूरे कलम की लिखी कहानी का अगला चैप्टर। चैप्टर 21। कबीर ने अपनी महंगी घड़ी पर एक नजर डाली। तो क्या हुआ, आया नहीं अभी तक आपका दोस्त? विजय मेहता ने कुर्सी पर थोड़ा आगे झुकते हुए गहरी सांस ली। आता ही होगा, एक बार और कॉल कर लेता हूँ। जैसे ही विजय ने मोबाइल जेब से निकाला, दरवाजे की तरफ से एक शख्स दाखिल हुआ। उम्र कोई 35 के आसपास, काले सूट में बेहद सलीकेदार लग रहा था। बाल करीने से संवरे हुए, चाल में एक अजीब सा ठहराव और आत्मविश्वास, आंखों में नरमी और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। विजय की आंखों में चमक आ गई। आओ उमेश, आओ। वो कबीर की ओर मुड़ा। सर, ये उमेश है, जिनके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। कबीर के होठों पर एक फुसफुसाहट सी आई। उमेश। एक पल की खामोशी के बाद हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर उमेश। उमेश ने हल्का सा सिर झुकाया और विनम्रता से उनके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। विजय ने सवालिया निगाहों से देखा। उमेश, वो एंटीक ग्लास कहाँ है? उमेश ने अपने घुटनों के पास रखा काले रंग का लेदर बैग उठाया। जी हाँ, अभी दिखाता हूँ मिस्टर मेहता। बैग की जिप खोली। उसके भीतर से एक गहरे नीले मखमली कपड़े में लिपटा हुआ लकड़ी का छोटा सा बॉक्स बाहर निकाला। बड़े सलीके से उसे टेबल पर रख दिया। बॉक्स खुला। टेबल पर रोशनी की एक रेखा सी फैल गई। बॉक्स के अंदर रखा था एक प्राचीन कांच का प्याला। उस प्याले की बनावट बेमिसाल थी। हल्का नीला रंग, जिस पर महीन सुनहरी नक्काशी, जैसे सदियों पुरानी किसी सल्तनत की निशानी हो। प्याले की तली में एक छोटा सा चिन्ह खुदा हुआ था, जो शायद किसी पुराने राजवंश का चिन्ह लग रहा था। किनारों पर मोती जड़ित पट्टी और बीचों बीच एक बेहद बारीक मगर चमकदार रेखा, जो रोशनी में हल्की सी झिलमिला रही थी। कबीर की आंखें उस ग्लास पर अटक गई। कुछ पल के लिए पूरी टेबल पर सन्नाटा छा गया। सिर्फ उस एंटीक ग्लास की मौजूदगी का असर था, जो सभी को चुप करा गया। लेकिन किसी को ये अंदाजा नहीं था कि इस चुप्पी के पीछे छिपा है एक बहुत बड़ा राज। कबीर ने धीरे से वो एंटीक ग्लास उठाया। ग्लास बेहद हल्का था, लेकिन उसकी बनावट में एक अलग ही वजन महसूस हो रहा था, जैसे सिर्फ कांच का टुकड़ा नहीं, कोई इतिहास उसके अंदर बंद हो। ग्लास को रोशनी की तरफ घुमाते हुए वो हर बारीक नक्शे और उभरे हुए पैटर्न को ध्यान से देख रहा था। ग्लास के किनारों पर बारीक सोने की परत चढ़ी थी और एक अनजानी भाषा में कुछ खुदा हुआ था, शायद कोई पुरानी सभ्यता की लिपि। बीच में बनी एक पतली सुनहरी रेखा हल्की रोशनी में चमक रही थी, जैसे खुद राज उजागर करने की कोशिश कर रही हो। विजय मेहता मुस्कुराया। आंखों में जीत की चमक थी। देखा मिस्टर सिंघानिया, कैसा है ये खजाना? मैंने तो पहले ही कहा था, ये एक टुकड़ा नहीं, एक इतिहास है। वही उमेश की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो तारीफ के बाद नहीं आती, बल्कि जब कोई जाल बिछता था तब दिखती है। दूसरी ओर एक तरफ बैठी आरोही ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसकी विशेष सुनने की शक्ति पहले ही एक्टिव थी, लेकिन अब उसकी नजरें भी ग्लास पर जम चुकी थी। वो किसी छोटी सी हलचल को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। फिर अचानक ग्लास के अंदर उसे एक झिलमिलाता हुआ बिंब दिखा, जैसे कोई पुराना सिक्का या फिर कोई कोड छिपा हो।
वो कोई आम नकली ग्लास नहीं था, उसमें कुछ बहुत गहरा राज छिपा हुआ था। उमेश ने आवाज में विनम्रता घोलते हुए पूछा, तो मिस्टर सिंघानिया, कैसा लगा आपको ये एंटीक ग्लास? कबीर ने बिना पलके झपकाए जवाब दिया, बेहद सुंदर, शानदार, कमाल का है। आवाज में नरमी थी, पर आंखों में शक की एक रेखा उभरने लगी थी। विजय ने मजाकिया लहजे में कहा, मैंने तो पहले ही बोला था मिस्टर सिंघानिया, ये एक नायाब चीज है। कबीर ने सवालिया अंदाज में सिर उठाया। इसकी कीमत? उमेश ने अपनी घड़ी की ओर देखा, जैसे वक्त को माप रहा हो, और कहा, 7 करोड़ रुपए। रेस्टोरेंट के आसपास की सारी आवाजें जैसे धीमी पड़ गई, लेकिन कबीर की प्रतिक्रिया में कोई हरकत नहीं हुई। चेहरे पर वही गहरी सोच, जैसे दिमाग किसी और तरफ दौड़ चुका हो। दूसरी तरफ सिया ने देखा कि आरोही कुछ और सोच रही है। उसने धीरे से पर्स खोला, उसमें से एक छोटा सा कागज और पेन निकाला। कुछ सेकंड सोचा, फिर उस कागज पर कुछ तेजी से लिखा। क्या हुआ आरोही? सिया ने परेशान होकर पूछा। आरोही ने नजरें चारों ओर घुमाई, बिना बोले एक वेटर को बुलाया। उसके हाथ में 100 रुपए का नोट और वो कागज का टुकड़ा पकड़ाते हुए बोली, वो जो वहाँ वीआईपी सेक्शन में बैठे हैं ना, उन्हें ये कागज दे देना। उसकी उंगली सीधी जाकर कबीर सिंघानिया की ओर ठहरी। सिया अब और ज्यादा हैरान थी। कौन सी बात है जो मुझसे छुपा रही है? आरोही ने धीरे से उसका हाथ थामा। अब यहाँ रुकना ठीक नहीं, चलो निकलते हैं। आरोही ने इतना कहा और सिया और आरोही वीआईपी जोन से बाहर निकल गई। लेकिन कबीर की टेबल पर तूफान आने वाला था। दूसरी तरफ कबीर सिंघानिया अभी भी उस ग्लास को बड़े ध्यान से देख रहा था। उसकी उंगलियां उस पुरातन कांच की सतह पर धीरे धीरे चल रही थी, जैसे हर उकेरे गए निशान की सच्चाई को पढ़ने की कोशिश कर रही हो। तभी विजय मेहता की आवाज गूंजी, तो मिस्टर सिंघानिया, क्या डील फाइनल माने? क्या आप इसे खरीद रहे हैं? कबीर ने बिना पलटे धीरे से कहा, हाँ हाँ जरूर, मैं इसे खरीद रहा हूँ। ये सुनते ही उमेश के चेहरे पर एक विजेता जैसी मुस्कान फैल गई, जैसे किसी ने लंबे समय से चली आ रही चाल आखिरकार पूरी कर दी हो। लेकिन ठीक उसी वक्त वही वेटर वहां आ गया। उसने आदर पूर्वक झुकते हुए कहा, एक्सक्यूज मी सर, किसी ने मुझे आपको ये देने को कहा है। वो एक कागज का टुकड़ा था। वेटर ने कागज कबीर की ओर बढ़ाया और बिना किसी और शब्द के वहां से चला गया। कबीर थोड़ा हैरान था। उसने धीरे से कागज खोला और पढ़ना शुरू किया। कुछ सेकंड बीते और फिर अचानक उसके माथे पर गहरी शिकनें उभर आई। चेहरे की शांत परत के नीचे एक तूफान उठ खड़ा हुआ। कागज पर लिखा था, मिस्टर सिंघानिया, आपके हाथों में जो बेशकीमती खजाना है वो नकली है। एक मैग्नीफाइंग ग्लास से इस ग्लास की सतह पर बने पैटर्न देखिए। वे एक ही दूरी और आकार के हैं, जो केवल आधुनिक मशीनों से ही बनाए जा सकते हैं। कबीर ने कागज को दोबारा पढ़ा। हर शब्द उसकी सोच को बदल रहा था। मन ही मन वो सोचने लगा, ये किसने भेजा और क्या ये सच है? तुरंत उसने अपने पर्सनल सिक्योरिटी हेड अजय को कॉल किया और कहा, अजय, एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर फौरन यहाँ आओ, अभी। विजय मेहता को इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। वो अब भी मुस्कुराते हुए मेन्यू देख रहा था, लेकिन उमेश उसकी आंखों में डर की एक झलक साफ दिखने लगी थी। उसकी उंगलियां अब टेबल पर थमी नहीं थी।
हल्का सा पसीना उसकी कनपटियों पर उतर आया था। कबीर अब चुप था, पर उसकी आंखों में एक अलग ही तेजी थी। वो अब डील करने नहीं बैठा था, अब वो सच की परत खोलने वाला था।